ठीक है दर्शिका, आप शुरू करिए। यस सर। गुड मॉर्निंग क्लास, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग मैम। जैसा कि मॉर्निंग मैम। ज्ञातव्य हो कि पिछली कक्षा में हम मापन की त्रुटियों के बारे में अध्ययन कर रहे थे। पहली त्रुटि हमने देख ली थी कि व्यक्तिगत त्रुटि जो है वो परीक्षक यानी जो हमारी कॉपी का अंकन कर रहा है उसके द्वारा ये त्रुटि प्राप्त होती है कि उसकी परीक्षण करने के दौरान परीक्षक के द्वारा जो कॉपी जांची जा रही है उसके दौरान उसकी स्थिति कैसी है, वो उसकी मानसिक स्थिति ठीक है या नहीं है, थकान का अनुभव तो नहीं कर रहा है, या ये कह सकते हैं कि उसने अपने बालक का जो पूर्वांकन के आधार पर यानी पूर्व उसने देखा हो कि उसका जो प्रयोज्य है उसने किस प्रकार से प्रश्नों को हल किया था या उसके प्रश्न हल करने का क्रम कैसा रहा है, तो उसने पूरा अनुमान से अगर अपने बालक को अंक देने का प्रयास किया है तो इसमें भी इस प्रकार की जो त्रुटि होगी वो व्यक्तिगत होगी, यानी उसने अपने व्यक्तिगत तौर पर उसने जो भी अंकन किया है वो कहीं ना कहीं सार्थक भी हो सकता है, निरर्थक भी हो सकता है। तो इस प्रकार की त्रुटि व्यक्तिगत त्रुटि के अंतर्गत आएगी। इसी क्रम में हम दूसरी देखेंगे चर त्रुटि। चर त्रुटि वह त्रुटि होती है जिसके अंतर्गत हम ये देखते हैं कि हमने अपने प्रयोज्य के ऊपर एक परीक्षण किया है जी, हमने प्रयोज्य के ऊपर परीक्षण किया है। परीक्षण के दौरान वो हमारे निर्देशों को सही से समझ पा रहा है, स्पष्ट हो रहे हैं उससे निर्देश, या वो उसकी जो परीक्षण की स्थिति है वो सही है या नहीं है, वो सभी प्रश्नों को सही से समझ पा रहा है या नहीं समझ पा रहा है, उसको थकान का अनुभव हो रहा है या नहीं हो रहा है, और चिंता की स्थिति आ रही है या नहीं आ रही। मतलब ये जो डिपेंड करेगा, ये एक हमारे प्रयोज्य पर डिपेंड करेगा। ये त्रुटि प्रयोज्य के द्वारा आएगी कि उसकी स्थिति कैसी है। पहली त्रुटि जो थी वो परीक्षक के द्वारा थी और जो दूसरी त्रुटि थी वो हमारे प्रयोज्य के द्वारा आ रही थी। अगली त्रुटि देखेंगे कि स्थिर त्रुटियां। स्थिर त्रुटियां वे त्रुटियां होती हैं जो परीक्षण की रचना या परीक्षण की उपयोग, यानी हमने जो परीक्षण तैयार किया है वो हमने किस आधार पर तैयार किया है और उसका किस स्तर पर उपयोग हो रहा है, कि हमने ऐसा ना हो कि हमने एक माध्यमिक स्तर पर एक परीक्षण तैयार किया और हम उसका जो उपयोग है वो प्राइमरी स्टेज पर कर रहे हैं, या फिर हायर में जो कह सकते हैं उच्च शिक्षा में हमने एक परीक्षण तैयार किया है और उसका जो अप्लाई है वो हम छोटे बच्चों पे कर रहे हैं, तो जो उत्तर मिलेगा हमें वो सही नहीं प्राप्त होगा, क्योंकि उसका एक जो कहते हैं योग्यता है उसको, वो योग्यता नहीं, हमारे प्रयोज्य को वह योग्यता नहीं है, इसके अनुसार वो जो हमारा परीक्षण है वो सही रूप से नहीं कर पाएगा, वो परीक्षण सार्थक नहीं हो पाएगा। ये जो है ये स्थिर त्रुटि के अंतर्गत आएगा। इसी क्रम में व्याख्यात्मक त्रुटियां देखेंगे। व्याख्यात्मक त्रुटियां वे त्रुटियां होती हैं जिसके अंतर्गत मानकों के अभाव में प्राप्तांकों की व्याख्या करने में त्रुटियों का हो जाना स्वाभाविक होता है। जैसे हमने उदाहरण स्वरूप देखा कि हमें अंक प्रदान किए गए हैं और उन अंकों का कोई मानक नहीं डिसाइड किया गया है, तो हम ये एक्सप्लेन नहीं कर पाएंगे कि जो हमें अंक प्रदान किए गए हैं वो किस किस आधार पर दिए गए हैं। स्वच्छता के आधार पर, मतलब जो लिखावट है उसके आधार पर दिए गए हैं, या फिर जो कंटेंट लिखा गया है उसकी स्पष्टता के आधार पर दिए गए हैं, या ये कहें कि जो भी जो उत्तर देने की संख्या है उसके आधार पर दिए गए कि जिसने अधिक उत्तर दिए हैं उसको अधिक अंक प्राप्त हो रहा है, जिसने कम दिए उसको कम प्राप्त हो रहे हैं। तो ये हम एक व्याख्या नहीं कर पा रहे हैं कि हम जो अंकन कर रहे हैं वो किस मापदंड से कर रहे हैं,
ये जो त्रुटि है ये उसके अंतर्गत आती है। अब हम देखेंगे कि प्राप्तांकों को प्रभावित करने वाले कारक। जो हमारा जो परीक्षण है वो एक विद्यार्थी पर अप्लाई किया जा रहा है और उसके दौरान उसे अंक निर्धारित किए जा रहे हैं, उसे अंक प्रदान किए जा रहे हैं। तो जो हमारा जो परीक्षण है वो पूरा हमारे प्रयोज्य पर आधारित है, प्रयोज्य पर डिपेंड करता है। तो हमारे प्रयोज्य के जो उत्तर देने की जो क्रम है या फिर उसके अंदर जो भी कारक आ रहे हैं जो उसको प्रभावित कर रहे हैं, वे कारक हमारे प्रयोज्य को ही प्रभावित करेंगे। जैसे पहला है परीक्षण आदत। यदि हमारे प्रयोज्य को जो परीक्षण करने की आदत हो चुकी है, यानी उदाहरण स्वरूप देखिए कि अगर बालक को हमने अपनी कक्षा में गणित विषय में कुछ एक चैप्टर है जैसे कि एडिशनल है, ऐड करना हमने उसे सिखाया, उसने घर पे जाके प्रैक्टिस की, प्रैक्टिस करते करते उसे ऐड करने की एडिशनल करने की आदत हो गई है। अब अगर हम उसका कहीं भी अगर उसको अनौपचारिक रूप से या औपचारिक रूप से उसका किसी भी प्रकार से परीक्षण करेंगे तो वो बहुत जो उत्तर मिलेगा वो बहुत ही सार्थक मिलेगा, उसमें जो त्रुटि होने की संभावना है वो बहुत ही कम होगी। तो ये जो हमारी आदत है ये परीक्षण पर प्रभावित कर रही है। वहीं पे दूसरा बालक देखें कि हमने उसे गणित विषय का एक चैप्टर समझाया है लेकिन उसने अपनी हैबिट में शामिल नहीं किया है या फिर ये कहें कि उसने प्रैक्टिस नहीं की है, तो वो उत्तर देगा तो संभावित उत्तर देगा, हो सकता है कि वो उत्तर देने का प्रयास करे और उत्तर गलत आए, और हो सकता है वो कोशिश करे और उत्तर दे ही ना पाए। तो ये जो आदत है वो उसके अंदर डेवलप नहीं हुई है, ये कारक है जो हमारे परीक्षण को प्रभावित करेगा। प्राप्तांक कम मिलेंगे तो परीक्षण जाहिर सी बात है प्रभावित होगा। दूसरा देखेंगे चिंता। जब हम देखते हैं कि उदाहरण लेते हैं, जब प्रयोज्य है या परीक्षार्थी है, परीक्षार्थी की जो परीक्षा होने वाली होती है तो वो कहीं ना कहीं चिंता से बहुत ज़्यादा ग्रसित हो जाता है और जब वो परीक्षा देने जा रहा होता है तो वो बहुत ज़्यादा तनाव महसूस करता है कि हमारा पेपर जो है वो कैसा होगा, हमने पढ़ा है नहीं पढ़ा है, इतना पढ़ा है, पता नहीं कैसा रिजल्ट होगा। तो उसके अंदर ये चिंता घर कर जाती है। और अगर हम उसे मोटिवेट करते हैं कि जो उसको मोटिवेशन देते हैं तो उसकी मनोदशा जो है वो सही हो जाती है, वो धैर्य उसके अंदर डेवलप हो जाता है। तो देखेंगे कि परीक्षण देने के दौरान उसके अंदर चिंता आ जाती है, तो चिंता हमारे प्राप्तांकों को प्रभावित करती है। चिंता के कारण वो अपना परीक्षण सही रूप से नहीं कर पाएगा, यानी जो प्रश्न उत्तर जो हमारा जो पेपर है वो सही से सॉल्व नहीं कर पाएगा। जो सही से सॉल्व नहीं किया है तो उसे अंक भी अच्छे प्राप्त नहीं हुए। तो चिंता हमारे परीक्षण को प्रभावित कर रही है, हमारे प्राप्तांकों को प्रभावित कर रही है। दूसरा आया अभिप्रेरणा। अभिप्रेरणा मोटिवेशन हो गई। अगर हम अपने प्रयोज्य को, परीक्षार्थी को मोटिवेशन नहीं देंगे तो जो उसका वातावरण है वो निरस्तापूर्ण हो जाएगा, वो चिंता से इतना ग्रसित हो जाएगा कि परीक्षा देने के दौरान उसकी उपापो की स्थिति रहेगी कि हम जो उत्तर दे रहे हैं वो सही दे रहे हैं या नहीं दे रहे। और अगर हमने कक्षा के दौरान उसके अंदर दबाव नहीं डाला कि ये प्रश्न करना है, ये प्रश्न नहीं करना है, ये प्रश्न ऐसे ऐसे करना है, इस ऑर्डर में करना है, यानी जो वो उत्तर दे रहा है वो किस क्रम में दे रहा है ये उस पर छोड़ देना चाहिए कि पहले जो चीज़ें हमें समझानी है वो हमने पहले ही समझा दी थी और परीक्षा के दौरान हमें उस बाकी चीज़ें नहीं समझानी है, सिर्फ उसे शांत वातावरण देना है जिससे कि वो जो परीक्षा है उसको अच्छे से, जो प्रश्न पत्र है उसे अच्छे से सॉल्व कर ले और घर से ही या पेपर देने से पहले ही हम जितना मोटिवेट कर सकते हैं वो उतना मोटिवेट करेंगे। तो मोटिवेशन भी प्राप्तांकों को प्रभावित करता है। अगर अच्छा मोटिवेशन मिलता है
तो प्राप्तांक अच्छे प्राप्त होते हैं। अगर अच्छा मोटिवेशन नहीं मिलेगा तो उसकी मेहनत लगन जो है वो बिल्कुल शून्य पर चली जाएगी। प्रतिक्रिया शैली से तात्पर्य यह है कि किसी विशिष्ट प्रकार के उत्तर को देने से है। यानी हमने जो हमें प्रश्न मिला उसको हमने किस रूप से सॉल्व किया है। मतलब हम आमतौर पर देखते हैं कि हम प्रश्न पत्र में सबसे अच्छे प्रश्न को ढूंढने का प्रयास करते हैं जो हमें सबसे अच्छे तरीके से आ रहा होता है, और हम क्या करते हैं अपना जो पूरा जो भी नॉलेज है या जितना भी पढ़ा होता है हम क्या करते हैं पूरी एनर्जी उसी प्रश्न में वेस्ट कर देते हैं। तो हम ये क्रिया प्रतिक्रिया जो हो रही है हमारे प्रयोज्य के द्वारा ये भी प्रभावित करेगी कि वो जो उत्तर देने का क्रम है वो देखे। ये ना हो कि एक ही प्रश्न पर उसने पूरी एनर्जी अपनी वेस्ट कर दी है, ये नहीं होना चाहिए। तो अगर एक ही प्रश्न उसने सॉल्व करने में पूरा टाइम वेस्ट कर दिया, बाकी उत्तर उसने नहीं दिए, तो एक ही प्रश्न में उसे कितने अंक प्राप्त हो जाएंगे? बिल्कुल, यदि 4 नंबर का प्रश्न दिया गया है तो ज़्यादा से ज़्यादा 3 नंबर मिलेंगे। बहुत अच्छा किया होगा तब 3 नंबर मिलेंगे, और नॉर्मल अगर अंकन किया जाएगा तो दो अंक प्राप्त होंगे। तो पूरा जो अपना टाइम है वो उसमें क्यों वेस्ट करना? यानी ये भी हमारे प्राप्तांकों को प्रभावित करती है। प्रशासन ढंग से तात्पर्य यह है कि जो हमारा प्रशासन जो हमने व्यवस्था की है वहाँ पर परीक्षण के दौरान जो हमारी व्यवस्था रही है वो हमारे बालक को या हमारे छात्र को अवश्य ही प्रभावित करेगी। वह किस प्रकार कि जो हमारा परीक्षा स्थल है वो कहीं रेलवे ट्रैक के आसपास है या जहाँ चौराहे होते हैं उसके आसपास कहीं हमने बना रखा है सेंटर। तो जो एक वातावरण है कोलाहलपूर्ण वातावरण है वो भी हमारे परीक्षार्थी को प्रभावित करती है। वो सही से उत्तर नहीं दे पाएगा, जो याद किया होगा उसने वो ठीक से नहीं उसे रिकॉल होगा। तो अगर वातावरण शांत है, माहौल जो है उसको परीक्षा के अनुकूल मिल रहा है, तो उसने जो भी चीज़ें पढ़ी होंगी जो चीज़ें समझी होंगी, अगर वो अच्छे से नहीं भी तैयार होगा फिर भी शांत वातावरण में उसकी जो चिंतन शैली है वो अधिक प्रवीण होगी। उस दौरान पे वो और अधिक चिंतन कर पाएगा, और चिंतन के दौरान वो जो प्रश्न पत्र है वो और अच्छे से सॉल्व करेगा। और अगर वातावरण अच्छा नहीं है तो वो प्रभावित करेगा। अब ये प्रशासन के ऊपर डिपेंड करता है कि जो हमारा परीक्षा स्थल है वो किस जगह उसने डिसाइड किया है। परीक्षण प्रशासक परीक्षक की प्रक्रिया या व्यवहार परीक्षण प्राप्तांकों को प्रभावित करती है। हम ये देखेंगे कि हमारी कक्षा में जो इन्विजिलेटर का काम कर रहा है हमारा शिक्षक, वो उसकी जो क्रिया प्रतिक्रिया है वो किस प्रकार की है। सहानुभूतिपूर्ण है, विनम्रतापूर्ण जो है वो व्यवहार कर रहा है, या फिर वो चिड़चिड़ा रहा है, या ये देख सकते हैं कि उदाहरण के लिए देखें, जब हम देखते हैं किसी एंट्रेंस एग्ज़ाम में जाते हैं तब जो हमें डेटा फिल करना होता है, हमें नाम फिल करना होता है, स्थान फिल करना होता है, हमें सेंटर कोड डालना होता है, सेंटर का नाम देना होता है। तो यदि हमारा जो परीक्षक है उसने अच्छे से उसको अनुभव है कि कौन सी चीज़ कहाँ फिल करनी है, अगर वो अनुभव युक्त है तब तो वो अच्छे से सही चीज़ें समझा पाएगा। अगर वो उसको अनुभव नहीं है तो वो अपने परीक्षार्थी को या जो प्रयोज्य है उसको उपपू की स्थिति में डालेगा। जो भी उसके अंदर जो समस्या उत्पन्न होगी उसका सही से उत्तर नहीं दे पाएगा, तो हमारा जो छात्र है वो ये नहीं समझ पाएगा, उसको भी असहजता फील होगी कि हम ये चीज़ें फिल कर लें इसके बाद ही हम उत्तर देना शुरू करें। और जो
इन्विजिलेटर है वो चिड़चिड़ाने लगता है कि आपको जो आ रहा हो आप वो करिए, और ये जो चीज़ें हैं आपको समझ में आ रही है तो फिल कीजिए, वरना मत फिल कीजिए। तो जो हमारा छात्र है वो कहीं न कहीं इससे प्रभावित होता है, उसके व्यवहार से प्रभावित हो रहा है। अगर वहीं हम देखेंगे कि हमारे पास जो इन्विजिलेटर का व्यवहार है वो विनम्रतापूर्ण है, अगर उसे अनुभव नहीं भी है और अपने छात्र से ये कह रहा है कि आप अपने प्रश्न को सॉल्व करना स्टार्ट कीजिए, और जैसे ही हमें जानकारी प्राप्त होती है वैसे ही हम आपकी ये जो जानकारी, ये जो कौन सी चीज़ कहाँ फिल करनी है, हम आपको चिर परिचित करा देंगे। आपको जो टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। उसका जो व्यवहार है वो विनम्रतापूर्ण होगा, तो वो प्राप्तांकों पर प्रभाव नहीं डालेगा। पूर्व सूचना, पूर्व सूचना से तात्पर्य यह है कि अगर हम अपनी कक्षा में बैठे हैं, अगर हमें पूर्व सूचना न दी जाए कि कल हमारा इस सब्जेक्ट में टेस्ट है, हम रिवीजन भी नहीं कर पाए, हम समझ ही नहीं पाए कि जो हमने पढ़ा तो था लेकिन हमें पहले से जानकारी नहीं प्राप्त है कि हमारा आज टेस्ट है, तो हम कुछ भी जो आता भी होगा तब भी हम अच्छे से नहीं लिख पाएंगे क्योंकि हमने बिल्कुल रिवीजन नहीं किया है। तो हमारा परीक्षण लेने से पहले हमें पूर्व सूचना अवश्य मिलनी चाहिए, नहीं तो यह पूर्व सूचना न मिलने के अभाव में यह कारक हमारे प्राप्तांकों को प्रभावित करेगा। हम अच्छे से प्रश्न नहीं सॉल्व कर पाएंगे तो हमारे अंक अच्छे नहीं आएंगे, तो ये हमें प्रभावित करेगा। अंकन प्रणाली, अंकन प्रणाली जो है वो परीक्षक के द्वारा दिए जाने वाले अंक होंगे और निर्देशों के अनुसार ठीक ढंग से पालन किया जा रहा है या नहीं, या लापरवाही से अंक प्रदान किए जा रहे हैं, जोड़ने में गलती हो रही है, इस तरह के जो व्यवधान होंगे वो भी अंक को प्रभावित करेंगे। हम ये देखते हैं कि कुछ शिक्षक ऐसे होते हैं जो कॉपी जांचते चले जाते हैं, उसी दौरान वो गणना भी करते चले जाते हैं और लास्ट में उन्होंने क्या किया कि पूरा टोटल करके लिख दिया। उन्होंने दोबारा ये नहीं देखा कि हो सकता है कहीं एक नंबर ज़्यादा दे दिया हो, कहीं एक नंबर कम दे दिया हो, वो ये चीज़ भूल जाते हैं और पूरी चीज़ें जांच के दौरान ही चेक नंबर जोड़ते चले गए, लास्ट में उन्होंने नंबर रख दिया। कभी नंबर ज़्यादा हो सकते, कभी नंबर कम हो सकते हैं। तो ये भी अंकन प्रणाली जो है वो शुद्ध रूप से होनी चाहिए कि पहले कॉपी जांची जाए, इसके उपरांत ही हमें अंक प्रदान किए जाएं, ताकि हमारे जो हमने उत्तर दिया है उसका सही अंक हमें प्राप्त हो। यही दूसरा एग्जाम्पल देखेंगे कि हमारा प्रश्न 8 नंबर का है और हमें उसमें 4 या 5 नंबर दिए जा रहे हैं, तो ये भी हमारी जो नॉलेज है उसको प्रभावित कर रहा है, हमारे एटीट्यूड को प्रभावित कर रहा है कि हमने बहुत ज़्यादा बेस्ट देने का प्रयास किया है लेकिन फिर भी हमें वो अंक नहीं प्राप्त हो रहे हैं, तो ये भी हमारे प्राप्तांकों को प्रभावित कर रहा है। व्यवधान, व्यवधान के अंतर्गत हम देखेंगे कि जो हमारा परीक्षण लिया जा रहा है वो हमारा 1 घंटे का है और हमें पहले से पता है कि हमें 1.5 घंटे मिलने हैं, और अगर हमें हमारे ऊपर दबाव डाला जा रहा है कि नहीं आपको जल्दी से जल्दी जमा करना है और जमा करने के उपरांत आप जा सकते हैं कक्षा छोड़कर, तो यह जो परीक्षण लेने वाले इन्विजिलेटर या जो टीचर है परीक्षण करता है उस पर निर्भर करता है कि हमें जो समय सीमा निर्धारित की गई है उस समय सीमा के दौरान हमें सही से अपने कार्य पर फोकस करने दिया जाए और जो वातावरण है उसको मतलब प्रेशर न डाला जाए कि आपको जल्दी से जल्दी करना है और जमा कर देना है। आमतौर पे देखते हैं कि जब माध्यमिक शिक्षा के दौरान जो मतलब टेस्ट होते हैं, जो पेपर होते हैं, प्राथमिक में भी देखते हैं कि क्लास टेस्ट जब हो रहे हैं, क्लास पेपर हो रहे हैं हाफ ईयरली या एनुअल,
तो हम देखते हैं कि जो शिक्षक होते हैं वो कहते हैं कि आप जल्दी से जल्दी पेपर सॉल्व कर दीजिए, इसके बाद आप अपने घर जा सकते हैं, क्योंकि वो छोटे बच्चे हैं तो वो ये चीज़ नहीं समझते हैं कि हमें अपने टाइम पर ही पेपर जमा करना है, हमें उत्तर सही सही देना है, हमें सारी चीज़ों का पालन करना है, वो ये चीज़ नहीं समझ पा रहे हैं। लेकिन यहाँ पे बड़े बच्चे अगर देखे जाए तो उनके लिए ये व्यवधान उत्पन्न हो रहा है कि अगर उन्हें समय दिया गया है कि प्रश्न पत्र आपको 3 घंटे में सॉल्व करना है, तो हमारे ऊपर ये अन्यथा दबाव न डाला जाए कि हम वो प्रश्न पत्र 2.5 घंटे में जमा करें। सांस्कृतिक पृष्ठभूमि, छात्रों का पारस्परिक, सामाजिक व सांस्कृतिक वातावरण जो होता है वो अलग अलग होता है और ये हमारे परीक्षण को भी प्रभावित करता है। वह किस प्रकार, हम ये देखेंगे कि हम जिस वातावरण से आ रहे होते हैं, हमारी लैंग्वेज वैसी होती है, हम उसी प्रकार बोलचाल, चाहे जितना हम अपनी भाषा को शुद्ध करने का प्रयास करें, लेकिन हम जो उत्तर दे रहे हैं उसमें भाषाई त्रुटि आ जाती है, तो ये हमारे प्राप्तांकों को प्रभावित करती है। यह देखेंगे कि हमारा जो बैकग्राउंड है, हम कितना अच्छे से पढ़े हैं चीज़ों को, और अच्छे से पढ़ने के बावजूद हमारी जो रोज़मर्रा की चीज़ें हैं वो हमें प्रभावित करती हैं। जैसे कल्चरल प्रोग्राम हो गए, हम अलग अलग प्रदेश में अलग अलग कल्चरल होता है और हम एक यूनिवर्सिटी में आकर अध्ययन कर रहे हैं, तो हमारा वो कल्चर हमें कहीं ना कहीं प्रभावित कर रहा है कि हमारी बातचीत अलग तरीके से होगी, हमारी भाषा अलग तरह से होगी, हम सम्मान कैसे करते हैं, तो ये कल्चर हमारा अलग अलग हो गया। तो ये कल्चर हमारे प्राप्तांकों को, या ये कहेंगे कि परीक्षण के दौरान हमारी भाषा पे, हमारे व्यवहार पे और हमारे मतलब जो पाठ्य वस्तु है, पाठ्य वस्तु को हमने किस प्रकार से समझा है उसको प्रभावित करता है। हो सकता है कि कक्षा में जिस प्रकार पढ़ाया जा रहा है हमने वो पढ़ा, लेकिन हमें वो चीज़ें क्लियर नहीं समझ में आई, तो हम क्या करते हैं, हम अपनी लैंग्वेज में समझने का प्रयास करते हैं। तो अपनी लैंग्वेज में समझा तो अपनी लैंग्वेज में ही हमने उत्तर दिया। तो उत्तर अब जब परीक्षक जो कॉपी चेक की जा रही है उस दौरान हमने देखा कि ये अलग लैंग्वेज में लिखा गया है, तो वहाँ पे हमारे नंबर कट जाते हैं। तो ये भी हमारे उसको प्रभावित करता है, प्राप्तांकों को प्रभावित कर रहा है। सामाजिक वांछनीयता, सामाजिक वांछनीयता से तात्पर्य यह है कि प्रश्नों या पदों का उत्तर देते समय ऐसा उत्तर देने की प्रवृत्ति से है जो समाज द्वारा स्वीकृत है या अस्वीकृत है। यहाँ पे हम ये देखेंगे कि हमारे विचार जो है, यहाँ पे विचार हमारे अंकों को प्रभावित करेंगे, क्योंकि हम ये देखते हैं अगर हमारे प्रश्न पत्र में कोई प्रश्न रखा जाता है धर्म से रिलेटेड, तो प्रत्येक बालक की धर्म के प्रति अलग अलग विचारधारा होती है, उसका जो सोचने का तरीका होता है वो अलग अलग होता है। तो कभी कभी क्या होता है कि बालक ये सोचने लगता है कि अगर हम किसी धर्म के लिए निगेटिव चीज़ें लिखेंगे तो हमारे अंक वहाँ पे काटे जाएंगे। तो यहाँ पे सामाजिक चीज़ें वो जो प्रभावित हो रही हैं, जबकि वो देख रहा है कि हमारे समाज में धर्म से रिलेटेड कितनी गलत चीज़ें, किसी धर्म को बुरा कहते हैं, किसी धर्म को बहुत अच्छा कहते हैं, तो ये चीज़ें उसको प्रभावित करेंगी कि उसकी विचारधारा उसी प्रकार की हो जाएगी। वो जिस वातावरण में रह रहा है, जिस धर्म से रिलेटेड है, तो वहाँ पे देखेगा कि उसको अपने धर्म के लिए अच्छा बताया जाएगा और दूसरे धर्म के लिए गलत बताया जाएगा। धर्म का उदाहरण रखने से तात्पर्य यह है कि धर्म से हमारे बालक की या परीक्षार्थी की विचारधारा है वो कहीं ना कहीं परिवर्तित अवश्य होती है। हम जिस धर्म से बिलोंग करते हैं हम उसे अच्छा बताते हैं और दूसरे धर्म को की निगेटिविटी ही देखते हैं।
और अगर हम उत्तर वही हमारे प्रश्न पत्र में ये चीज़ें आ गई हैं तो हम क्या करेंगे, हमारे समाज के अनुसार उत्तर देने का प्रयास करेंगे, चाहे वो फिर निगेटिव हो चाहे वो पॉजिटिव हो। हम ये नहीं सोचते हैं कि हमें धर्मनिरपेक्षता से कार्य करना है, मतलब हमारी जो विचारधारा होगी वो किसी के लिए अच्छी नहीं होगी, किसी के लिए बुरी नहीं होगी, हमारा जो सोचने का तरीका है वो सामान्य होगा। तो उसने विचारधारा से प्रभावित होकर ही उत्तर दिया है, इससे उसके अंकों पर प्रभाव पड़ेगा। अर्थगत पूर्वाग्रह। अर्थगत पूर्वाग्रह से तात्पर्य यह है कि प्रश्नों अथवा पदों का उत्तर देते समय प्रश्नों में अथवा उत्तर में प्रयुक्त शब्दों को अपनी अलग अलग दृष्टि से स्वीकार करने की परिभाषा की प्रवृत्ति कैसी है। हम यहाँ देखेंगे कि उदाहरण स्वरूप देखें कि हमारे प्रश्न में कुछ ऐसी चीज़ें लिखी गई हैं जिनके दो उत्तर जिनके दो अर्थ निकल रहे हैं, या वहाँ पे रखना दूसरा चाहिए शब्द और हम दूसरा शब्द रख रहे हैं, जिससे जो प्रश्न समझने का जो क्रम है वो गलत हो जाता है। तो जो भी हम अपने प्रश्न में जो भी शब्दों का प्रयोग करेंगे, अपने परीक्षण में जिन भी शब्दों का, जिन भी वाक्यों का प्रयोग करेंगे वो अर्थ संगत होने चाहिए, वो हमारे सब्जेक्ट से, हमारे पाठ्यक्रम से रिलेटेड होना चाहिए। ऐसा ना हो कि हमने प्रश्न रखा वो हमारे पाठ्यक्रम से रिलेटेड ही ना हो, अलग हो अलग हो, या उन शब्दों का चयन किया गया है जो प्रश्न पत्र बनाने वाले की दृष्टि से तो सही है, लेकिन जो हमारा छात्र है वो उसका अर्थ जो है वो दूसरे से निकाल रहा हो, वो उसका जो समझने का स्तर है वो अपने स्तर के अनुसार उन शब्दों को समझ रहा हो। तो जो प्रश्न पत्र है या जो परीक्षण है उसमें उन्हीं शब्दों का चयन करना चाहिए जिससे कि हमारे छात्र के स्तर के अनुसार वह उत्तर दे, और उस जो ये शब्दों का जो संकलन है वो उसको प्राप्तांकों को प्रभावित ना करे, ताकि जो उसके उत्तर हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा सही हो। थैंक यू सर, थैंक यू क्लास। संदर्भ थैंक यू मैम। इससे ठीक है। रिलेटेड हाँ 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 इससे दर्शिका, रिलेटेड हाँ ओके सर। ठीक है, आपने वो संदर्भ सूची लिखी है ना, इसको संदर्भ ग्रंथ सूची कर देना, क्योंकि इसमें आपने वो नहीं डाला पेज नंबर वगैरह। ठीक है, हाँ, इसे संदर्भ ग्रंथ सूची कर देना और इटैलिक कर देना उसका नाम को, बुक के नेम। जी सर, जी सर, बुक के नेम को इटैलिक करना। हाँ, आप लोग अब क्लास में जिसको भी इस टॉपिक में कोई प्रॉब्लम या क्वेश्चन करना है दर्शिका से आप लोग कर सकते हैं। कुछ भी ना समझ में आ रहा हो या फिर कुछ स्केलिंग रिवीजन करनी हो, प्राप्तांक से कुछ पूछना हो तो पूछ सकते हैं। सर प्रशासन ढंग जो बताया है कारक, तो वो किसी प्रशासन से रिलेटेड है या जब हम टेस्ट को अप्लाई करते हैं उससे रिलेटेड? जो प्रशासन ढंग लिखा है वो हमारी व्यवस्था से रिलेटेड है कि जो भी उस समय जो भी है अधिकारी, उसने जो व्यवस्था की है वो किस प्रकार की है, कहाँ कहाँ सेंटर उसने लगाए हैं, छात्र के अनुकूल है या प्रतिकूल है, इससे रिलेटेड है। और किसी को कुछ पूछना है? किसी का कोई प्रश्न नहीं है?
हाँ या ना में उत्तर दे दीजिए। ठीक है नो मैम। दर्शिका, यस सर। अच्छा कोई फीडबैक में कोई कमेंट, हाँ, जिससे कि आगे अगर कोई कमी रह गई हो तो वो आगे इन फ्यूचर अगली प्रेजेंटेशन में वो उसको पूरा कर सकें। मैम आप लोगों में से किसी का सजेशन? हाँ हाँ अगर जब हम Yes, sir. स्केलिंग कर देंगे सर, तब तो शुरुआत में- हमारे प्राप्तांक नहीं प्रभावित होंगे क्या? तब भी प्राप्तांक प्रभावित होंगे अगर हम स्केलिंग के थ्रू उनको करते हैं। स्केलिंग मैम, स्केलिंग वहाँ प्रभावित, हम ये देख रहे हैं कि प्राप्तांक, ये जो प्राप्तांक प्राप्त हो रहे हैं ये हमारे परीक्षण के दौरान प्राप्त हो रहे हैं और इसके उपरांत स्केलिंग हम करते हैं। यानी स्केलिंग जो है वो बाद में बतानी चाहिए थी और ये प्राप्तांक त्रुटि और ये सब चीज़ें थी ये पहले बतानी चाहिए थी। इससे क्या होता कि हम स्केलिंग को कैसे अप्लाई कर रहे हैं ये चीज़ें सही से समझ जाते हैं। चूँकि मैंने ये सब पढ़ने के बाद में मैंने जब बार-बार पढ़ा तब ये चीज़ें क्लियर हुई मुझे कि क्या क्रम होना चाहिए था। अब जो ऑर्डर हो गया, अभी कोई भ्रांति उत्पन्न हो रही हो तो आप पूछ सकते हैं। वही नहीं समझ आ रहा था कि इसको बाद में क्यों पढ़ाया गया, वही चीज मुझे हाँ, पूछनी थी। हाँ, वो पहले होनी चाहिए थी क्योंकि प्राप्तांक प्राप्त होने के बाद ही स्केलिंग होती है। ठीक है। दर्शिका, ऐसा है, जब भी हम लोग स्केलिंग करते हैं या हम लोग त्रुटियों की बात करते हैं, एरर की बात करते हैं, तो एरर एक अलग कॉन्सेप्ट है और स्केलिंग एक अलग कॉन्सेप्ट है। ठीक है, स्केलिंग हम लोग तय करने के बाद में भी हम लोगों के पास में एरर हो सकते हैं, क्योंकि किसी की भी मानसिक स्थिति, चाहे वो स्टूडेंट के पर्सपेक्टिव हो या टीचर के, वो चेंज हो सकती है। वो उस दिन की सिचुएशनल ऐसी कंडीशंस हो सकती हैं, हो सकता है उसकी फैमिली में ऐसी कोई दिक्कत हो तो उसकी वो मानसिकता उसकी ठीक ना हो, या फिर वो उस दिन ज़्यादा थका हुआ है, परीक्षक जिस दिन वो आपकी इवेल्यूएशन के लिए आया है, तो वहाँ पर हमारी स्केलिंग भी प्रभावित हो जाएगी। ठीक है, वो स्केलिंग के अंतर्गत तो उस कहना चाहिए उस लिमिट में, उस बाउंड्री में तो मार्क्स देगा, लेकिन वो उस बाउंड्री में उसका वेरिएशन बढ़ या घट जाएगा। ठीक, तो इसलिए एरर एक अलग कॉन्सेप्ट है। वो एरर ही नाम इसलिए उसे एरर देखिए, एरर, जो कि एरर हम लोग कंप्यूटर में देखते हैं या कहीं पे भी देखते हैं, हम लोग त्रुटि कर देते हैं, हम लोग काफ़ी चीज़ों के एक्सपर्ट होते हैं फिर भी एरर हो जाते हैं। तो वो एरर अलग चीज़ है और स्केलिंग अलग है। स्केलिंग इसलिए है कि हम लोग एक मार्क्स को सही उसका वितरण सही हो, लेकिन एरर तो एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो कभी भी हो सकता है, किसी से भी हो सकता है। उन एरर को क्लासिफाइड किया गया है यहाँ पे। ठीक है, तो वो दोनों चीज़ें अलग अलग हैं, उन दोनों चीज़ों को मिलाने की कोशिश नहीं करें। यस सर। हाँ, तो दर्शिका, मेरा एक सजेशन है, आपने अच्छा प्रेजेंटेशन दिया, सारी चीज़ें अच्छी रहीं, लेकिन एक चीज़ मैं आपसे कहना चाहूँगा। आपकी नॉलेज अच्छी होती है, इन्फॉर्मेशन आप अच्छी लेकर आती हैं, लेकिन दिक्कत कहाँ पर होती है? जब हम चीज़ों में कन्फ्यूज होने लगते हैं, है ना? तो कन्फ्यूज होने का मतलब क्या होता है दर्शिका, कि हम लोगों का कॉन्सेप्ट कहीं न कहीं कुछ ना कुछ चीज़ें हम लोगों की अधूरी हैं। ठीक, तो हम लोगों को कंफ्यूज नहीं होना है। पहली चीज़ ये सिर्फ सजेशन है आपका, इस पे कोई मैं क्रिटिसाइज़ नहीं कर रहा हूँ आपको, लेकिन ये आप इन फ्यूचर हमेशा ध्यान रखना, जब भी आप प्रेजेंटेशन के लिए जाएं और जो आप पीपीटी बना के ले जा रहे हैं, एटलीस्ट उसके बारे में एक-एक टर्म्स की आपके पास में नॉलेज होनी चाहिए। ठीक, क्योंकि कम से कम चलिए हम क्वेश्चन के आंसर नहीं दे पा रहे हैं या उसको डिफेंड नहीं कर पा रहे हैं, अगर क्वेश्चन कोई घुमा के पूछ ले रहा है, लेकिन कम से कम हम अपने आप जो चीज़ें बोल रहे हैं वो तो उसमें ना कंफ्यूज हों, कि हम अपनी बोली हुई बातों में कंफ्यूज हो रहे हैं, तो यहाँ पे दिक्कत हो जाती है। ठीक है, तो आपने प्रेजेंटेशन अच्छी बनाई, सारी चीज़ अच्छी हुई, लेकिन थोड़ा सा कन्फ्यूजन रहा और कल की अपेक्षा आज कम रहा। कल ज़्यादा था, मैंने देखा था। और एरर में भी आप कल देखिए, आप 3 वेरिएबल 2 वेरिएबल की बात कर रही थी, आज आपने कहा 2 3 वेरिएबल की बात करी। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं कन्फ्यूजन की।
तो इनको दूर करने की कोशिश करना इन फ्यूचर के लिए, ठीक है। बाकी आपका बहुत अच्छा रहा, सारी चीज़ें अच्छी थी, क्योंकि कंटेंट आपने बहुत ज़्यादा बड़ा लिया था, पूरी स्केलिंग ले ली थी, मेजरमेंट के स्केल्स भी ले लिए थे, एरर भी ले लिए थे, सारी चीज़ें थी। तो थोड़ी कंटेंट ज़्यादा होने की वजह से भी कई बार इफेक्ट पड़ जाता है, ये जो होता है ये है पर्सनल एरर जो आपके साथ में हुआ, ठीक। यस सर। तो हाँ, इन सब चीज़ों को ध्यान रखेंगे और बाकी बहुत अच्छा रहा। और नेक्स्ट कैंडिडेट भी तैयार रहे मेजरमेंट में, क्योंकि हम लोगों का अब मेजरमेंट का भी मैं यही सोच रहा हूँ कि आप लोग अगर जैसे बताएंगे तो हम लोग जल्दी से जल्दी इसको कवर करें चीज़ों को। अब फिलहाल एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ पहले आते हैं कि एडमिनिस्ट्रेशन को पूरे वीक चला के उसको ख़त्म कर डालते हैं, जिससे कि वो पेपर हम लोगों का कंप्लीट हो जाए। और आज शायद दर्शिका आपकी प्रेजेंटेशन है क्या मेजरमेंट में, वो सॉरी एडमिनिस्ट्रेशन? सुप्रिया की है। अच्छा, सुप्रिया की है, ठीक है ठीक है। मैं नेहा का मैसेज आया था कि आपकी है, तो इसलिए मैंने पूछा। ठीक है, हाँ सुप्रिया आपकी है आज प्रेजेंटेशन एडमिनिस्ट्रेशन में? सर बस एक प्रॉब्लम है, मतलब मैं करूंगी आज, लेकिन हाँ सर हाँ जैसे मेरा फिडलर और हर्षे की कंटिजेंसी थ्योरी है, तो हाँ सर हाँ, मैं आज फिडलर का करूंगी सर, मंडे को हर्षे का कर बिल्कुल बिल्कुल, कोई कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। मतलब एक दिन में एक करूंगी सर, एक्चुअली बहुत बिल्कुल सारे बिल्कुल, गेस्ट आ कोई गए हैं नहीं घर। नहीं 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 नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं, जी कोई प्रॉब्लम नहीं। ये मैं आप लोगों को हमेशा क्लास में यही चीज़ें कहता हूँ कि इस प्रेजेंटेशन में आप लोगों को कभी मैंने कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होने दी, कि आप अपने अकॉर्डिंग सारी चीज़ें करिए, लेकिन अच्छी देने की कोशिश करिए। हाँ, जितना आप अच्छे से अच्छे देने की कोशिश कर सकते हैं, आपकी जितनी अ, कैपेबिलिटी है, ठीक है। जी सर, एक्चुअली आज मैंने सुबह ही बैठ के थोड़ा तैयार किया, तो थोड़ा हम्म, एक कर पाऊंगी सर। ठीक ठीक ठीक। अब देखिए यही सुप्रिया के साथ जैसे प्रॉब्लम आ गई, क्रिएट हो गई, इसी टाइप की चीज़ें क्रिएट होती रहती हैं। तो अब आप लोग, ये इनका पर्सनल एरर है, ठीक है। अब क्या है, आप लोगों को एक चीज़ करनी है कि जो लोग रह गए उन लोगों को तो पता है नाम कि मैं कौन कौन हूँ, मैं जिसने मैं प्रेजेंटेशन नहीं दी अभी एडमिनिस्ट्रेशन में या मेजरमेंट में। वो लोग अपना ऑर्डर क्यों नहीं बना लेते कि मैं कल करूँगा, मैं परसों करूँगा, मैं उस दिन करूँगा। आप लोगों में कंफ्यूजन क्यों क्रिएट नहीं होनी चाहिए ना आप लोग अकॉर्डिंग, क्योंकि आपकी दूसरे सब्जेक्ट में भी अगर प्रेजेंटेशन चल रही है तो आप अपने अकॉर्डिंग जानते हैं कि मेरी किस दिन दूसरी प्रेजेंटेशन लगी हुई है। तो आप लोग अपने अकॉर्डिंग उसका एक क्रम बना लीजिए, क्योंकि 6-7 स्टूडेंट रहे हैं, वो आप अपने अकॉर्डिंग कर लीजिए और इस चीज़ को कंप्लीट करिए, ठीक है। तो आप आज यही काम करेंगे सभी लोग, क्योंकि अपने ग्रुप में अपना डिस्कशन कर लीजिए कि आप लोग किस तरीके से अपनी प्रेजेंटेशन को अपना एक ऑर्डर देंगे, एडमिनिस्ट्रेशन में भी और मेजरमेंट में भी, ठीक। तो हम लोग मंडे को हाँ हाँ हाँ, मैं करूंगी। अच्छा आप मेजरमेंट में करेंगे, यस सर। ठीक ठीक। मंडे सॉरी, आज एडमिनिस्ट्रेशन में सुप्रिया की प्रेजेंटेशन है और मंडे को भी सुप्रिया की प्रेजेंटेशन है। ट्यूसडे के लिए एडमिनिस्ट्रेशन में कोई जो भी कैंडिडेट है इनके बाद वो तैयार रहे, ट्यूसडे से उसकी प्रेजेंटेशन शुरू होगी। और हम लोग डिसाइड कर लेंगे कि मेजरमेंट की भी क्लास हम लोग कंटिन्यू कर सकते हैं या नहीं, आप लोग बताना। तो हम लोग उसको भी मंडे से चालू कर देंगे, तो वो एक वीक में हम लोगों का वो भी लगभग कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि मैं ये चाहता हूँ कि हम लोग सप्ताह में ये सारी चीज़ें कंप्लीट कर डालें, ठीक है। सर पहले से बता दीजिएगा। आज हम लोग एडमिनिस्ट्रेशन की क्लास में मिलते हैं 1 बजे। तब तक आप लोग ये डिसाइड कर लीजिए कि आप लोगों को कोई टाइम की कोई प्रॉब्लम तो नहीं रहती, दोनों क्लास साथ में पूरे वीक में चल सकती हैं। आप लोग देख लेना, दूसरी क्लासेस भी देख लीजिए किसकी कौन कौन सी क्लास आप लोगों की इस समय चल रही हैं। तो उसके अकॉर्डिंग आप लोग डिसाइड करके मुझे 1 बजे बता देना, उसी के हिसाब से हम लोग मंडे को क्लास रख लेंगे अगर ऐसा पॉसिबल होगा, ठीक। यस सर। ठीक है, तो 1 बजे मिलते हैं हम लोग। और अभी दर्शिका आपने वो तो भेज दिया मुझे असाइनमेंट और पीपीटी।